बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम खून की कमी के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। खून की कमी की कई अक़साम हैं, लेकिन इसकी सबसे कॉमन टाइप जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाती है, जो कि खून में फ़ौलाद की कमी से पैदा होती है और ये निस्बतन ख़वातीन और बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। और एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 45% आबादी और ख़वातीन में हर 5 में से एक औरत को खून की कमी का सामना है। वैसे तो ये हर एक में ख़तरनाक साबित होती है, हर शख्स में, लेकिन हामला माँ में ये बच्चे की कबल अज़ वक्त पैदाइश और वज़न में कमी का बाइस हो सकती है। इसी तरह अगर बच्चों की बात की जाए तो ये उनकी जहनी सलाहियत को भी मुतासिर करती है, जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और खाने पीने में हम क्या एहतियात करके इससे बच सकते हैं। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर प्रोफेसर रिजवाना चौधरी, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शबाना शाहिद, जो कि हीमाटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालती हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, और आपसे बड़ी मुफीद गुफ्तगू रहती है हमारी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताइएगा कि एनीमिया क्या है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी आवाम के लिए? अच्छा, देखिए, एनीमिया बेसिकली ब्लड की कमी, इसको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। अब फीमेल्स में और मेल्स में डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। फीमेल्स में हीमोग्लोबिन के जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो थोड़े से कम हैं मेल्स की निस्बत। मेल्स में हीमोग्लोबिन 14 से 16 आशारिया होना चाहिए, जबकि फ़ीमेल्स में तकरीबन 12 से 14 होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में जो है वो हम इससे भी थोड़ा सा लोअर लेवल लेते हैं WHO के मुताबिक, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा चेंजेस आती हैं ब्लड में, तो एक इससे स्लाइटली लोअर लेवल, दैट इज़ 11 ग्राम्स तक हम उसको नॉर्मल ले सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या किसी भी ट्राइमेस्टर में। ठीक। अब अगर बिलफर्ज के हीमोग्लोबिन इससे कम है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट है, अगर हीमोग्लोबिन इससे कम है तो हम उसको खून की कमी कहेंगे। अच्छा। अब उसमें कॉमनेस्ट कॉज आपने खुद जैसे कहा कि वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फौलाद की कमी का, लेकिन इसके अलावा हमारे जैसे मुल्क में थैलेसीमिया भी बड़ा कॉमन है, ठीक है। और दोनों की ब्लड पिक्चर तकरीबन एक जैसी होती है और लोग नहीं डिटेक्ट कर पाते जब तक कि वो स्पेशल टेस्ट ना कराएं थैलेसीमिया के लिए, कि ये थैलेसीमिया 7% पॉपुलेशन थैलेसीमिया ट्रेट है, बहुत कॉमन है, ऐसा ही है। लेकिन हम अभी बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर। तो थोड़ा सा मैम बताएं कि आयरन क्यों रिक्वायर्ड होता है हमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए? ऑलराइट, आयरन की ऑब्वियसली बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, और जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट हीमोग्लोबिन का है, वो ऑक्सीजन को जितना लेके जाता है सब टिश्यूज़ तक, ठीक है। और जब ऑक्सीजन को वो लेके जाता है तो टिश्यूज़ अपना काम तभी कर सकते हैं जब ऑक्सीजन सही मिकदार में हो। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत पेल हैं, जो एनीमिक हैं, उनको बहुत सी चीज़ों के अलावा थकावट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स इतना काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच के यूटिलाइज ही नहीं होती, और पहुँचती भी नहीं है, क्योंकि HB अगर कम है तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है बॉडी की। तो इसलिए अब होता क्यों है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। आप देखें, एक तो ये है कि हम खा क्या रहे हैं, दूसरा ये है कि अगर हम खा रहे हैं तो क्या वो बॉडी से एब्जॉर्ब हो रहा है, आगे जाके हमारी आंतें वगैरह ठीक काम कर रही हैं कि नहीं, कि वो एब्जॉर्ब हो। तीसरा ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स कब कब बढ़ती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में बढ़ती हैं, जैसे अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब बढ़ती हैं, आपकी ग्रोइंग एज है तब बढ़ती हैं। तो ये सब वो चीज़ें, या अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है किसी भी वजह से, तो ज़ाहिर है वो फिर वो अक्यूट वो करते हैं, या वो क्रॉनिक भी। तो इस वजह से अगर आप देखें तो लड़कियों में, ख़वातीन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेल्स। बहुत मेल्स में अगर हो तो डेफिनेटली आपको ये सोचना है कि कोई ना कोई डिज़ीज़ है। फीमेल्स में अगर है तो वो नॉर्मल इसलिए कि उनके मंथली मेंसेस भी हैं, जिसमें वो हर महीने ब्लीड कर रही हैं, उनकी डाइट भी हमारे यहाँ की इस तरह से डिफिशेंट है, और उन्होंने प्रेग्नेंट भी होना है, उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, उनको फीड भी करना है अगर, और ये सब चीज़ें, तो ये रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सारी वजूहात हैं।
आपने बड़ी अच्छी वजूहात बताई और हम डॉक्टर शिवाना को भी इंक्लूड करते हैं डिस्कशन में। डॉक्टर शिवाना, मैम ने नॉर्मल लेवल्स तो बता दिए हैं, आप ये बताइएगा कि बच्चों में क्या लेवल्स होने चाहिए, क्योंकि मर्दों और ख़वातीन में यूजुअली हमें पता होता है, तो बच्चों के क्या लेवल्स डिफरेंट होते हैं, और ये जो टेस्ट है जिसमें हमें HB का पता चलता है, ये कौन सा टेस्ट होता है और इसको कितना फ्रीक्वेंटली हम करवा सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर शमाइला। ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट्स इस टेस्ट को कहा जाता है। स्पेशली हम इसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स देखते हैं, रेड सेल काउंट देखते हैं, सही। और खुलियों का साइज़ हम चेक करते हैं। यूजली हम इसमें कट ऑफ लेते हैं कि जी अगर 75 से अगर कम है तो फिर हम उसमें सस्पेक्ट यही करते हैं कि इस पेशेंट को या तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और जैसा कि मैम ने कहा कि थैलेसीमिया एक बड़ी कॉमन रीज़न है, वो भी हम ज़रूर इसमें रूल आउट करते हैं। ठीक। तो उसके लिए ये होता है कि अगर हमारे लेवल्स किसी में लो आ रहे हैं, लाइक हीमोग्लोबिन 12 से कम है, यानी ग्रोइंग एज में हम 11.5 तक भी लेते हैं बच्चों में, ठीक। तो उसमें ये होता है कि हमारा MCV अगर कम आ रहा है तो उसमें हम मज़ीद टेस्ट से कंफर्म भी कर सकते हैं कि वेदर दिस इज़ अ आयरन डेफिशिएंसी। थैलेसीमिया के अपने टेस्ट हैं जिसमें हीमोग्लोबिन स्टडीज़ हम करते हैं यूजुअली, और जो आयरन डेफिशिएंसी उसमें हम आयरन प्रोफाइल टेस्टिंग करते हैं। उसमें हमारे पास सीरम फेरिटिन लेवल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो ये सारे लैब टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं कि जिससे हम हेल्प ले सकते हैं कि हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें। सही, यानी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसका HB देख लेते हैं, RBC काउंट देख इसको लेते बेसिकली हैं। ब्लड CP कहा जाता है, ब्लड आम CP लोग आम जो हैं ज़बान में बड़े इसको कॉमन कहा है ये जाता है, चीज़। ठीक है। CP का मतलब है कंप्लीट पिक्चर। सही, कंप्लीट पिक्चर देख लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो थैलेसीमिया के टेस्ट करके डिफरेंशिएट करवा लेते हैं, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। डॉक्टर रिजवाना, आप बताइएगा कि बच्चों में हमारे जो ग्रोइंग एज में क्या क्या कॉजेज़ हैं? आपने कहा लड़कियों में तो मंथली साइकिल्स हैं, लेकिन चंद और वजूहात भी हैं। 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट जो वजूहात हैं, एक तो ऑब्वियसली देखें डाइट वाइज मैं ये कहूँगी कि हम बड़े पुअर नॉलेज वाले लोग हैं, ठीक है, हमें पता भी नहीं है हमने बच्चों को क्या खिलाना है, हमने खुद क्या खाना है, किस चीज़ में क्या है, किस फूड में क्या चीज़ पाई जाती है। अभी आई थिंक थोड़ा सा चेंज आ रहा है लोगों में, जाहिर है जैसे जैसे मीडिया, जैसे जैसे वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन रहा है, तो कुछ लोग जो खुद इंटरेस्टेड होते हैं वो देख लेते हैं। अब तो बहुत सी आसानियाँ हैं कि अगर आप देखना चाहें तो भी कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, और हम प्रोग्राम भी इसी नियत से ही करते हैं कि शायद किसी का भला हो जाए। सही। तो लेकिन बच्चों में एक बहुत कॉमन वजह वर्म इन्फेस्टेशन है, ऐसा ही है। और हमारे मुल्क में मट्टी खाना ये बड़ा कॉमन है, स्पेशली लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में बच्चे उन्होंने यूं छोड़े होते हैं, ठीक है, एंड वो बैठे हुए हैं नीचे, वो आराम से, मट्टी इज़ द मोस्ट फेवरेट आइटम बच्चों का, और वो खाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से वाटर आप देखें, पुअर सैनिटेशन वाटर, तो ये सब चीज़ें मिला के ना आपको वर्म इन्फेस्टेशन करती हैं। और वर्म इसमें स्पेशली हुक वर्म्स होते हैं जो कि आयरन को की एब्जॉर्प्शन भी रोकते हैं, और आयरन जितना भी आप अगर दे भी रहे हैं तो वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो इसलिए तो वो फिर आप स्टूल टेस्टिंग से आपको पता चल सकता है, या हिस्ट्री से पता है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का अलमिया है। और आई नो समवन जिनका HB 7 पे जा चुका था, और वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से इवन खवातीन में, तो ये ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। डॉक्टर शिवाना, वर्म इन्फेस्टेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे पता चल जाए कि कहीं कीड़े तो नहीं है पेट में? उसके लिए हम प्रॉपर स्टूल टेस्ट करते हैं, उसमें हम ओवा डिटेक्ट करके हम उसमें देख के हम बता सकते हैं कि हाँ जी वर्म इन्फेस्टेशन है या नहीं। अगर हम इसमें सिंपल ब्लड CP या CBC की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बाज़-औक़ात ना इओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, एनीमिया के साथ साथ इओसिनोफिल्स आ रहे होते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाते हैं, हम डॉक्टर को बता देते हैं कि जी ये पेशेंट का ये टेस्ट भी स्टूल करा लें। अदरवाइज़ तो अगर सिम्टम्स की बात कीजिए तो कॉज और इफेक्ट भी है, जाहिर सी बात है। जिस तरह बाज़ लोग जो होते हैं इतनी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो उनको एक अनयूजुअल क्रेविंग्स होने लगती है। पाइका की बात करें, थोड़ा सा बता दें बाज़ लोग उसमें मट्टी खानी शुरू करते हैं, बाज़ लोग दीवारों से चूना चाटना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें ये कॉज और इफेक्ट दोनों, जी आइस खाना, कच्चे चावल खाना, तो ये चीज़ कॉज और इफेक्ट दोनों ही है। सही। तो उसमें फिर इन सिम्टम्स को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैम सिम्टम्स क्या होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के? अच्छा देखिए, सिम्टम्स भी ऐसे नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये सिम्टम है तो भाई ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले कहा
आपके खून की कमी है तो खून की कमी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ तक सही तौर पे नहीं पहुंचती। तो सबसे पहला जो सिम्टम शुरू होता है ना वो थकावट है। देखिए उसकी वजह बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है कि अगर आप में खून की इतनी कमी है, आपके टिश्यूज़ सही तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका ना कभी एक्सरसाइज को दिल करता है और अगर आप कर भी लें तो वो लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो लेथार्जी, यही कि बस आप सुस्ती है, थकन हो रही है, थकन है, आपका काम, आपका कंसंट्रेट करने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ाई, सो दैट मीन्स कि वो भी अफेक्ट होती है, बच्चों की भी पढ़ाई से अफेक्ट हो रही होती है, बच्चों की पढ़ाई से अफेक्ट होती है, आपकी खेल कूद अफेक्ट होती है बिकॉज यू आर टायर्ड ऑल द टाइम। बिल्कुल। तो ये तो इसके मेन सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे एनीमिया सीवियर होता जाता है, देखिए सीवियर एनीमिया हम कहते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन 7 से कम है, और अगर वेरी सिवियर है जब वो 4 से कम है, तो इवन जब वो सिवियर है दैट इज 7 से कम हीमोग्लोबिन है, तो इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर डायरेक्टली हो सकता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, विद द रिजल्ट के हार्ट फेलियर इन लोगों में स्टार्ट हो सकता है। तो जिसका ये कि पाँव सूजे हुए हैं, सांस चढ़ रहा है, ज़रा सा आप चलेंगे तो सांस चढ़ना शुरू हो गया, और ये तो ये सब अनीमिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों की मैं बात कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया और वो भी सीवियर एनीमिया, तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं, मदर के लिए भी और फीटस के लिए। हाँ, उस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा मैम ने जिस तरह से कहा कि एनीमिया का असर जो है वो ओवरऑल पूरी बॉडी पर आ रहा होता है, हमने कह दिया कि सीबीसी जो है वो आपने बताया कि कितना फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जो है ना वैसे तो आइडियली 6 मंथ्स में करवाना चाहिए, 6 मंथ्स में करवा लें, और बच्चों का कम से कम भी कराना चाहे ना तो कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर करा लेना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएं और अपने सारे टेस्ट करवा लें। फीमेल्स हैं और बच्चे, क्योंकि इनमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो तब तक उनका हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो चुका हुआ होता है, तो उसमें अगर एक टाइमली एक चीज़ सामने आ जाती है वो टाइमली ट्रीट भी हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादातर अल्टीमेटली 7 से जब कम हीमोग्लोबिन होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द ऑप्शन, जो कि हमें हर सूरत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, उसमें रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन इतना वो कैरी करता है, तो उसमें ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो इसलिए आइडियली जो है साल में एक दफ़ा कम से कम वैसे 6 महीने में करवा लेना बिल्कुल। वेस्ट में तो आपका जो मेडिकल होना चाहिए ना, चेकअप है वो ईयरली होता है, तो यहाँ पे भी हमें चाहिए कि हम हर साल जो है वो डॉक्टर के पास चले जाएं और अपने टेस्ट वगैरह करवा लें। हमारी कौम ना प्रिवेंटिव की तरफ नहीं जाती है, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया। इवन डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर्स हैं जी, हम प्रिवेंटिव की तरफ नहीं जाते हैं कि जैसे पैप स्मीयर करा लिया कि सर्वाइकल कैंसर बाद में ना हो जाए, जब तक के कोई सिम्टम्स नहीं होते ना हमारे किसी भी चीज़ के, तो हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब आप सिवियर पेन शुरू हुआ या बहुत ज़्यादा सांस चढ़ना शुरू हुआ, या वो बिल्कुल ही एंड आ जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना खुद ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। साल के साल आपका मेडिकल होना चाहिए। सही। अच्छा मैम, ये डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया? जब आप का एक थकावट, एक गिरी तबीयत, तो डिप्रेशन तो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो डिप्रेशन डेफिनेटली कॉज कर सकता है। सही, डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है। और भी कोई बीमारियां हैं जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं? जिस तरह कि आपने कहा कि हार्ट फेलियर हो जाता है, फिर हमने कहा कि डिप्रेशन हो जाता है, तो मैम ये बता दीजिए कि प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अच्छा देखिए, प्रेगनेंसी में हमारे पास 2 पेशेंट हैं, एक माँ है और एक बच्चा है। ये पेशेंट भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन पेशेंट बनना इनमें बड़ा आसान है कि तो अब माँ के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं कि ऑलरेडी उसमें खून की कमी है, और अब बच्चा तो एज अ पैरासाइट एक्ट करता है, ठीक है। उसको तो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स माँ से ही लेनी है, तो अब चाहे माँ में खून की कमी है, उसको क्या परवाह है, वो तो लेता जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि माँ का HB और ड्रॉप करता जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको रिप्लेस करें, तो ये तो ड्रॉप करता जाएगा। अब माँ में क्या इसका है, एक तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ना, बहुत ज़्यादा फटीग होना, बिल्कुल आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं। प्रेगनेंसी बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेन है, लेकिन साथ में अगर ये है, और उसके बाद कार्डियक फेलियर में जाना, ये भी बड़ा कॉमन है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हार्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो है, लोड है, और अब अनीमिया भी है, तो हार्ट की वर्किंग उससे मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप ये देखें कि वो फिर दूसरी बात ये है
कि अगर आप ये देखें कि प्रेगनेंसी में किसी टाइम पे भी ना आपको सिवियर ब्लीडिंग का चांस हो सकता है, ठीक अच्छा। है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं लेकिन अब आप अबॉर्ट करके, ठीक है, अबॉर्शन हो गया, खुद से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और वो ब्लीडिंग इतनी हैवी होती है कि देखने वाले को यकीन नहीं आएगा कि अच्छा। ये इतनी सी प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग कितनी हो सकती है। हाँ। सो अगर ऑलरेडी उसका HB जो है वो 7-8 है और अब उसने हेविली ब्लीड, तो वो तो सीधा शॉक में ये जाएगी। मैटरनल मोर्टेलिटी इससे हमारा रेट maternal- काफ़ी ऊपर, ठीक है, और फिर दूसरी इसी बात वजह से। बिल्कुल, फिर अनीमिया के साथ एंड अच्छा, फिर ये मैं अबॉर्शन की बात करती, अगर आप लेबर में देखें तो किसी भी पेशेंट को कभी भी PPH जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम हैमरेज, यानी कि सही। डिलीवरी के फ़ौरन बाद एकदम ब्लीड करना शुरू कर देती है पेशेंट, और वो बहुत दफ़ा आउट ऑफ द ब्लू होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, और वो अब अगर हमने उस टाइम तक उसकी HB ठीक नहीं रखी तो अब क्या होगा कि उसने थोड़ा सा ही ब्लीड किया और पेशेंट का BP फॉल, पल्स ज़्यादा, हाँ, शॉक और में पेशेंट जाने का शॉक में खतरा जा है, रही है और ठीक। पेशेंट आपके हाथों में ख़त्म हो सकती है। सही, और PPH की आपको पता है कि मोर्टेलिटी कितनी हाई है, बिल्कुल ऐसे तो ही। इसलिए आपको इसको, और बजाते खुद अनीमिया जो है वो PPH करता है, ठीक। ठीक है, अगर पेशेंट को अनीमिया है तो वो एक रिस्क Postpartum फैक्टर है hemorrhage पोस्टमार्टम का, हैमरेज हाँ। का, ब्लीड यानी करने पहले ही का, आप में ब्लड की कमी है और फिर आप फर्दर ब्लीड कर रहे हैं, और आप ब्लीड कर बिल्कुल सकते हैं है। बिकॉज ऑफ अनीमिया, सही सही, ठीक है, क्योंकि उसमें मसल more सही तौर prone पे to it। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक, तो इसलिए आप में मोर एनर्जी प्रोन ही भी नहीं है हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आप ठीक। मोर प्रोन भी हैं, और आप थोड़े से ब्लड लॉस के साथ आपकी जो है तबाही हो सकती है। हाँ, इसीलिए इतनी ख़वातीन जो होती हैं देही इलाकों में, दे डाई बिकॉज ऑफ दिस, Absolutely. क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि खून की कितनी कमी हो गई है बच्चे पैदा कर करके। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अच्छा, शिबाना, बच्चे, सॉरी मैं इसी में कहूँ तो माँ की हमने ये बात की ना, अब बच्चे में क्या है, शुरू में तो बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है क्योंकि जैसे मैंने कहा वो पैरासाइट है, उसको जितना चाहिए वो माँ ले से लेगा, लिया है, ठीक। लेकिन जाहिर है अब मदर का अगर सिस्टम इतना ख़राब है कि उसको सांस चढ़ना शुरू होगा, उसको कार्डियक फेलियर में जा रही है, HB बहुत कम है, तो अब बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, सही। दिस यूजली स्टार्ट्स आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक। अब बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है, बच्चा अंदर ही Stunted ख़त्म भी growth हो होगी सकता उसकी, है, बिल्कुल। अबॉर्शंस हो सकते हैं आपके, लेकिन ये कि बच्चे की ना प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सही। और एट द सेम टाइम मैं इसी हवाले से ये बात करूँगी कि अगर थैलेसीमिया ट्रेट है माँ को, तो बाप का थैलेसीमिया ट्रेट ज़रूर चेक होना चाहिए, ठीक। क्योंकि ऐसे में बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी और बस ऐसी बीमारी है कि बिल्कुल। एक इम्तिहान है माँ बाप का सारी इम्तिहान है, ज़िंदगी के ऐसा ही है लिए। मैम। अच्छा डॉक्टर शिबाना, तो फिर क्या करना चाहिए अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, खुराक को किस तरह से इम्प्रूव करें और क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम अच्छा, लोग? इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करूंगी। जिस तरह हमारे जब हम ब्लड CBCs हम कर रहे होते हैं, रूटीन एनालिसिस हम जब कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि 6 मंथ्स से 1 ईयर के बच्चे, 2 ईयर के बच्चे इतने ज़्यादा एनीमिया के साथ आते हैं। तो इसमें माओ के लिए एक मैसेज है कि एक तो ब्रेस्ट फीड पे बहुत ज़्यादा जोर दें, बिकॉज ब्रेस्ट फीड इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन एज सही। कम्पेयर टू काउज मिल्क। बिल्कुल। काउज मिल्क में बिल्कुल भी इतना उस तरह से आए, और अगर वो कोई फार्मूला देना चाहिए तो आयरन फोर्टिफाइड फार्मूलाज यूज़ करें, कि ना कि एक नॉर्मल कोई सा भी यूज़ करें। तो इस चीज़ का माएँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चा डेवलप करे, एक तो बच्चों की जब ग्रोइंग एज होती है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं कि बॉडी नेगेटिव आयरन बैलेंस में चली जाती ठीक है। कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की उतनी बच्चे को मिल नहीं रही होती। ठीक। तो उसमें क्योंकि आजकल आपने देखा है कि माएँ भी बस हमारी मोस्टली वर्किंग मदर्स में भी ऐसा होता है, चाय रस पे बहुत सारे बच्चे लगे बहुत होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और वो सुबह कहते हैं, इससे नाश्ता तो खा किया लिया नहीं था। किया जी, हाँ। दूध पी लिया, वैसे ही दूध पी लिया। तो इन चीज़ों का थोड़ा अगर माएँ ख्याल रखें तो उस लिहाज से बच्चों की जो नशो नुमा है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि बच्चों पे आजकल पढ़ाई का भी इतना ज़ोर है, तो उतनी बेचारों की मेमोरी के लिए आयरन इतना ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन की वर्किंग के लिए। बिल्कुल। और जो हमारी लड़कियां, इनमें एक तो इनमें डाइटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो यंग उसमें जनरेशन ये में। होता है कि डाइट चूज़ हमने करनी होती है। इट्स नॉट अबाउट eating lot of food, but it's about choosing the correct the food. right food। तो उसमें ये होता है कि जिस तरह कलेजी हो गई, ये खाएं तो दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। फ्रेश एप्पल जूसेस जो हैं, बजाय कि हम जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अलावा अगर हम
फ्रेश जूसेस बनाएं और पालक जिस तरह आपने बताया, पालक जिस तरह हो गया, तो इस तरह की चीज़ें अगर खाई जाएं तो दे आर वेरी रिच इन आयरन। अच्छा, आयरन के लिए आप थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी क्या एहतियात है, क्योंकि ये अक्सर कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर देती है, तो इसको विटामिन सी के साथ लेना चाहिए। इसमें आप उसमें ये होता है कि जब आयरन ले रहे हो तो डेफिनेटली जीआई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग बहुत कंप्लेन करते हैं आके कि जी हमें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, इनडाइजेशन हो रही है, तो उसमें ये होता है कि ऑरेंज जूस के साथ लें, वो ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होती है। चाय के साथ अवॉइड करें, क्योंकि चाय जो होती है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं दूध के साथ। दूध के साथ ये तो बड़ा कॉमनली लोग करते हैं ना कि जी इतने मोटा कैप्सूल हम तो दूध के साथ लेते हैं, ठीक है, सो यू आर नॉट सो, इसलिए कि उसके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो जाती है। कैल्शियम जो होती है वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही है, यानी आपने एक तो अगर आप आयरन ले रहे हैं आपने दूध के साथ नहीं लेना है, दूसरा अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप उसके साथ चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपकी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी, और दूसरा ये है कि आप विटामिन सी का इंटेक जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेटर कर रहा है, तो आप ऑरेंज जूस के साथ इसको ले लें, इस तरह की चीज़ों के साथ। अच्छा, कोई निहार पेट भी इसको लेना होता है ताकि ये इजी ऑन स्टमक हो, कुछ इस तरह की कोई आप बताना चाहेंगी? या नहीं, अगर खाली पेट लेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जीआई प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो फिर किस तरह से लेना चाहिए? ये होता है कि खाने के साथ, खाने के बाद, आफ्टर मील। ठीक है, मैं यही चाह रही थी कि आप बता दें आवाम को कि ये किस वक्त लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी आगे पीछे करने से दवाइयों के लिए ये है शुमाइला के खाने के बाद लेनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ जो हैं वो जीआई अपसेट करती हैं, और अगर खाली पेट होता है तो मैदे की तकलीफ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो एज अ रूल आपको मेजॉरिटी तो आयरन तो ख़ास तौर से आयरन जीआई अपसेट्स बहुत ज़्यादा करता है, और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन कर देता है, कुछ में डायरिया कर देता है, सो यू हैव टू बी। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जैसे प्रेगनेंसी की बात करेंगे हम, तो आयरन और कैल्शियम 2 प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं विच आर वेरी कॉमन हमारे लोगों में, ठीक है। अब वो होता क्या है कि वो दोनों इकट्ठी, ये भी बताना ज़रूरी है कि आपने आयरन अलग टाइम पे लेनी है और कैल्शियम अलग टाइम। बिल्कुल, अगर आयरन सुबह ले रहे हैं तो वो कैल्शियम शाम में ले लें, अदरवाइज वाइस वर्सा कर लें। अच्छा मैम, अगर आयरन ले रहे हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो कच्चा खून, ये क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है? ये टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज़ होती है कि जी कच्चा खून लगा दें, वो आकर कहते हैं। देखिए, आपको इंजेक्शन, एक चीज़ आप समझें शुमाइला, कि इंजेक्शंस में और ओरल आयरन में रिस्पांस में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। सिर्फ जो फ़र्क है वो टॉलरेबिलिटी में है, यानी कि आप टॉलरेट कैसे करते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी कंप्लायंस, कि आप खा रहे हैं वाकई, कि अब हमने आपको दे दिए, ये कहा, लेकिन आपने एक दिन लिया, 6 दिन आप भूल गए, 6 दिन आप भूल गए, नहीं लिया। आयरन अगर इंजेक्टेबल दे रहे हैं तो हमें पता है कि हमने इसको 2 लगाने हैं, 10 लगाने हैं, वो आप कैलकुलेटेड डोज के साथ आप उस पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। लेकिन अगर आप ये देखें कि जी आयरन टैबलेट्स ले रही थी पेशेंट, इफेक्ट नहीं हुआ, अब इंजेक्टेबल्स दे दें, तो दैट इज़ यूजलेस, क्योंकि दोनों का रिस्पॉन्स सेम है, ठीक है, रिस्पॉन्स सेम है, सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं, और आप खा रहे हैं वाकई के नहीं, दैट्स द डिफरेंस। तो अगर आप ओरल के बावजूद नहीं आपका इम्प्रूव हो रहा, देन यू हैव टू लुक एट अदर थिंग्स, कॉजेज एंड स्टफ, ठीक है, है, कहीं और से साथ ब्लीड तो नहीं कर रहा, जैसे हमारे मुल्क में हेमरॉइड्स भी बड़े कॉमन हैं, ठीक है, रेक्टल ब्लीड, और वो भी इट्स सो कॉमन, लेकिन लोग बताएंगे भी नहीं, बिल्कुल, इसको डिस्कस नहीं किया। तो इसी तरह जीआई ब्लीड कहीं से, तो आपको यू हैव टू लुक फॉर इट कि अगर ये थैलेसीमिया नहीं है तो फिर क्योंकि अगर थैलेसीमिया ट्रेट है और आप आयरन पे आयरन दिए जा रहे हैं, वो बढ़ेगा तो नहीं, उल्टा पेशेंट के लिए नुकसान करेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम, डिस्कशन तो बहुत लंबी है। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033041491010। इस पर भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, सवालात भेज सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि किस मौजू पर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।